मित्रों नमस्कार, मैं AR मिश्रा इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। धुंध हो या रोशनी हो, चांदनी हो या जेठ की तपती धूप, निरभ्र आकाश में उड़ने वाले पंछी हों या कलकल बहती कोई नदी, जिंदगी अपनी हो या पराई, हर जगह किसी की निगाह होती है। तो वो कोई शब्दों का चितेरा होता है, कोई लेखक होता है, कोई कवि होता है, कोई गीतकार होता है, जो बहुत ही संजीदगी से अपने हर वाक़े को, हर घटनाओं को देखता है, महसूस करता है और उसको जब मौका मिले कागज़ पर लिख देता है। जब आप और हम बाद में उसको पढ़ते हैं तो एहसास होता है कि ये जो लिखा हुआ है इसमें कहीं हमारा भी दर्द छुपा है, कहीं हमारी भी बात है, कहीं हमारी भी मुस्कुराहट है। ऐसे ही एक शख्सियत से आज हम मिल रहे हैं जिनका नाम है श्री ओंकार त्रिपाठी जी। आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य रहे और एक लंबी अवधि की सेवा देते हुए वहाँ से अवकाश प्राप्त किया और उसके बाद वित्त मंत्रालय में सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन सारी चीज़ों को करते हुए, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, अपने घर परिवार को देखते हुए और आज भी वित्त मंत्रालय में अपनी सेवा देते हुए अपनी लेखनी से क्या कुछ लिखा है, संजोया है, क्या कुछ कहने का प्रयास किया है त्रिपाठी साहब ने। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। कि भारत की पावन माटी में जीवन खिला और गांव की सौधी सौधी माटी में पुष्पित और पल्लवित हुआ। रोटी की तलाश गांव से शहर लाई और मैं इस समय दिल्ली शहर में हूँ, प्रवासी के रूप में रह रहा हूँ। मूलतः मैं अयोध्या, आजकल उसका एक भाग अंबेडकर नगर हो गया है जी, उस जिले का निवासी हूँ और वर्तमान में दिल्ली प्रवासी हूँ। साहित्य में मेरी रुचि बचपन से रही। पहले बैंक में सेवा की, बैंक में ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य के पद से रिटायर हुआ। उसके बाद भारत सरकार वित्त मंत्रालय में सलाहकार के रूप में मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। ये है मेरा छोटा सा परिचय। ये गीत और शब्दों की जो यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई? शब्दों की यात्रा तो बचपन से शुरू हुई और हम कह सकते हैं कि वो शब्दों की यात्रा मूलतः गीत की यात्रा थी, क्योंकि हम अपने बचपन में लगभग 50 साल पहले जो कुछ भी हम पढ़ते थे मूलतः छंदबद्ध होता था जी, तो उसको हम कविता कहते थे। बाद में पता चला कि छंदबद्ध कविता गीत विधा भी होती है। मैं 6ठी 7वीं में था। सामाजिक जीवन के पुराने पन्नों को अगर आप खोलते हैं तो आप पाते हैं कि पहले शादी विवाह में जो बारातें गांव में आती थीं वो एक दिन शाम को आती थीं, अगले दिन पूरे दिन रहती थीं, वैवाहिक कार्यक्रम होते थे। शाम के समय महफिल होती थी, सारे बाराती और उस क्षेत्र के घराती जी, वो सब इकट्ठे होते थे। शाम को 4 बजे महफिल का कार्यक्रम होता था, हंसने हंसाने, परिचय का, कुछ कहने सुनने सुनाने का, गाने बजाने का कार्यक्रम होता था। एक रिक्रिएशन जिसे हम लोग कहते हैं। तो उसमें कुछ साहित्यिक चर्चाएं भी होती थी। एक लड़का था, वो
रमई काका की कविता पढ़ता था, तो मैंने कहा मैं भी कुछ पढ़ूंगा, लेकिन मैंने कहा मैं स्वयं लिख के पढ़ूंगा। तो मैं फिर लड़के का नाम, उसके पिता का नाम, उसके गांव का नाम, लड़की का नाम, उसके पिता का नाम, अपने गांव का नाम, ये सब ले करके और मैं कविता रचता था और वो कविता मैं वहां सुनाता था। एक बार ये कार्यक्रम होने के बाद हम अपने एक मित्र के घर बैठे हुए थे और उस बारात में मित्र का रिश्तेदार भी आया हुआ था। उम्र में काफी बड़ा था, पढ़ा लिखा था। तो उसने हमसे पूछा कि क्या आपने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा है? तो मैंने कहा नहीं। क्या आपने कामायनी पढ़ी है? तो मैंने कहा नहीं। तो कहने लगा आपकी जो कविता के जो छंद हैं इसमें पर्सनिफिकेशन है। मैंने कहा ये क्या होता है पर्सनिफिकेशन? क्योंकि हम उस समय 6ठी क्लास से ABCD सीखते थे। जी। तो उसने कहा ये मानवीकरण अलंकार होता है, जिसमें प्रकृति को आप एक जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हो। तो एक छंद मेरा है उस समय का, मुझे याद है, एक ही है 2 लाइनों का, कि प्रकृति लेकर झुरमुट का ओट, दीठ पट खोल रही रुक रुक, प्यार की गलियां साज रही, यार की बाहों में झुक झुक। ये उस समय मैं जब 6ठी 7वीं में था जी। तो मैं गांव की महफिल के लिए ही लिखता था। जी। हर साल गांव में 5-7 शादियां होती थी, तो कविता का कुछ हिस्सा तो वही रहता था। 2-3 पैरे जो है वो चेंज हो जाते थे, नाम, दूल्हे का नाम, दुल्हन का नाम, गांव का नाम, इस हिसाब से। ये शब्द और शिल्प, इससे मेरा जुड़ाव मेरे बचपन से रहा है। जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो अखबारों में या पत्र पत्रिकाओं में भी आपने लिखना शुरू किया होगा, या उसकी तरफ रुझान आपकी गई होगी? मैं 12वीं के बाद दिल्ली पढ़ने आ गया। ग्रेजुएशन के बाद जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं सेवा में आ गया। सेवा में आने के बाद एक बार मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी गया, शाम का समय था। वहाँ उस समय सोमवार के दिन समाज शिक्षा विभाग एक गोष्ठी करता था जी। उसमें कवि लोग आते थे। कवियों से जब परिचय हुआ तो वहाँ से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, मित्र बने, फिर कविता लिखने की रुचि बढ़ी। एक मित्र ने बताया कि वो ऑल इंडिया रेडियो पे युवाणी पे पढ़ के आया है, और तब से मेरा ध्यान पत्र पत्रिकाओं की तरफ गया, युवाणी की तरफ गया। मैंने युवाणी पे 7 साल लगभग पढ़ा। उसके बाद फिर मैं विदेश प्रसारण पे गया, उसके बाद मैं मुख्य चैनल पे गया। मैं लगभग 12 साल तक मैं दिल्ली में था, तो मैं ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा रहा, और दिल्ली से ट्रांसफ़र होने के बाद मेरा ऑल इंडिया रेडियो से बीच में कटा हो गया। अब मैं फिर ऑल इंडिया रेडियो से इस समय जुड़ा हुआ जी। उस समय मेरी कविता सरिता में छपती, और बैंक में जॉब पाने के बाद बैंक की मैगजीन में मेरी कविताएं छपती थी। उसके बाद इक्का दुक्का अखबारों में भी कभी भेजते थे, तो कभी छप जाती थी। उस समय पारिश्रमिक मिला करता था। अब तो स्थिति ज़्यादा दयनीय हो गई है। कुछ ही पत्रिकाएं हैं जो कविता के लिए कोई पारिश्रमिक देती हैं, नहीं तो आजकल तो डिजिटल अखबार हैं जी। ठीक है, वो कोई पारिश्रमिक नहीं देते, और कविताओं का कोई विशेष, जो पहले कविताओं का जो मतलब अस्तर होता था, जो साधना होती थी, जो समर्पण होता था, अब कवियों की संख्या तो बहुत हो गई है, लेकिन वो समर्पण कहीं मुझे कम दिखता है। आपको भी लगता है कि शब्द रचना में जो समय देना चाहिए, उस समय को ना देने की वजह से ये जो समस्या आ रही है वो है? पहले
अंग्रेजी हम एक विषय के रूप में पढ़ते थे, शिक्षा का माध्यम हिंदी होता था। अब एक परिवर्तन हो गया है, अब शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो गया है, हिंदी हम एक विषय के रूप में पढ़ते हैं। कभी तो हम हिंदी के बन रहे हैं, लेकिन हिंदी एक विषय के रूप में जब पढ़ते हैं और वो एक पासिंग सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, क्योंकि रोजगार में ले जाने के लिए हिंदी उतनी शक्तिशाली नहीं बनी, लिहाजा हिंदी साहित्य उन्होंने नहीं पढ़ा, हिंदी रचनाकारों को इन्होंने नहीं पढ़ा, संस्कृत साहित्य नहीं पढ़ा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका शब्द से परिचय नहीं होगा। जी। शब्द से परिचय नहीं होगा, लोग क्या लिख रहे हैं, क्या लिखा है, क्या लोगों की उड़ान रही है, जीवन को लोगों ने किस नजरिए से देखा है, ये सब साहित्य मिलता है। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जी। हर साहित्य अपने समकालीन समाज का दर्पण होता है। जी। तो ये सामाजिक जीवन की यात्रा, सांस्कृतिक जीवन की यात्रा, आर्थिक जीवन की यात्रा, राजनीतिक जीवन की यात्रा कैसी रही है, वो सब हम पुस्तकों से ही तो जानते हैं। जी जी। तो जब हमारा अध्ययन ही नहीं है, बिना अध्ययन के एक समर्थ लेखन संभव नहीं है। उस समय के, जिस समय ये कविता गीतों का दौर चला, खूब चला, उनमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी। कौन रचनाकार आपको ज़्यादा प्रभावित करते रहे? देखें, अगर हम रचना की बात करें, कविता या गीत या रचना, कुछ भी आप कहिए, ये जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन के प्रारंभ से ही गीत है, कविता है। नदी की कलकल में कविता है, पक्षियों के गुंजन में कविता है। जी। जीवन का आधार सृष्टि है और गीत स्वयं में ही सृष्टि है। क्योंकि जीवन का जैसे विकास होता गया, गीत का वैसे ही विकास होता गया। गीत और जीवन को अलग नहीं कर सकते, और ये प्रारंभ से चल रहा है। मुझे कबीर बहुत पसंद आए, क्योंकि कबीर ने ऐसे समय में जब रूढ़िवाद अपने चरम पर था, तो बिना किसी भय के उन्होंने हर प्रकार के रूढ़ि पर प्रहार किया। किसी जाति विशेष पर नहीं, किसी धर्म विशेष पर नहीं, सब पर प्रहार किया उन्होंने। तुलसी बहुत पसंद आए। रामचरितमानस मेरी दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो समन्वय दिखाता है। चाहे उसमें राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोल भील हो, चाहे पशु पक्षी हो, बानर, बानर से मित्रता। रावण का उन्होंने विनाश किया, विभीषण को मित्र बनाया। तो जो आदर्श मानव जीवन का सबसे बड़ा आदर्श रामचरितमानस है, इसलिए मुझे वो पसंद है। जयसी का पद्मावत, क्या चौपाई है, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मुर्दुई नैन चुहे जसोरी, क्या बारहमासा चित्रण है। तो मुझे कबीर भी पसंद आए, तुलसी भी पसंद आए, जयसी भी पसंद आए, मुझे निराला पसंद आए। निराला की शब्दावली, मैं कुछ नहीं तो 15 से 20 बार राम की शक्ति पूजा कभी मुझे याद हुआ कर। जी।
सनातन में सृष्टि का जो उद्भव और विकास हुआ, और फिर मनु के जीवन में जो श्रद्धा और ईड़ा दो ऐसे पात्र हैं जो जीवन को सुखद और जीवन को दुखद बनाते हैं। जी। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक थी, श्रद्धा जो है प्रेम का प्रतीक थी। जी। तो जब मन को लगा कि ईड़ा ज्यादा अच्छी है, क्योंकि तर्क लगाती थी, तर्क का संवेदना से कोई संबंध नहीं होता, प्रेम से कोई संबंध नहीं होता, तो उनको लगा कि ईड़ा अच्छी है, तो उन्होंने श्रद्धा को महत्व देना कम कर दिया, श्रद्धा उनसे दूर हो गई। फिर उन्हें एहसास हुआ, अरे ये तो ईड़ा एक बौद्धिक खुराक है, वो थोड़े समय के लिए ठीक है, जीवन का मूल तत्व तो श्रद्धा है, प्रेम है। तो मुझे प्रसाद भी पसंद आए, निराला भी पसंद आए, प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण, इससे अधिक सुंदर चित्रण तो बहुत कम मिलता है। पंत जी का, जी, महादेवी वर्मा बहुत अच्छा लिखती थी। तो ये छायावाद के तो 4 स्तंभ हैं, बहुत सारे और भी हैं, लेकिन ये 4 महान हैं। अगर सबसे अधिक पसंद की बात की जाए तो मुझे दिनकर पसंद आए। क्योंकि दिनकर का जो ओज है और दिनकर की रचनाओं में जो बोध है, ये दोनों बहुत गहरा है। राष्ट्र प्रेम कूट कूट के भरा था। 62 के बाद, जब 62 में भारत हारा तो बड़े क्रोधित हुई और लिखा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राष्ट्र कवि की पदवी रखते हुए, संसद सदस्य होते हुए, सरकार की आलोचना करना, उसी पार्टी के सदस्य होते हुए जी, और आलोचना करना, ये सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो जो उनका ओज था, जो बोध था, जो राष्ट्र प्रेम था, और जो उन्होंने शब्द, उनके शब्द बोलते हैं, जीवंत हैं, ऊर्जा भरते हैं। जी, दिनकर मुझे पसंद आए। और इसके बाद तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कुछ नया करने, उसके बाद कवितावाद, गीत में भी, गीत के बाद नवगीत। तो अगर कहें आप तो मुझे ये सारे कवि पसंद आए। सबसे पहली कविता या गीत जो आपने लिखी और उससे आपको एक पहचान मिली? पहली कविता पहचान तो हमें जो बचपन में मिली, वो तो शुरू हुआ जब हम महफिल में जी, पढ़ने के लिए लिखते थे। ऑल इंडिया रेडियो पर जब मैंने पढ़ा तो प्रेम गीत, गगन चंद्रमा मेरे भुजपाश में है, मुझे चांदनी आके नहला रही है, दिवाकर करे मेरे घर की मजूरी, मुझे नींद ले गोद बहला रही है। बधिक हूं मैं तम का, शिकारी नहीं हूं, अकिंचन हूं, कोई भिखारी नहीं। शाहीमान का गीत था जी, वो मुझे याद है कि मैंने वो पढ़ा था। उसके उस समय हमने 2 पद लिखे थे, बाद में उसमें 1 पद और बाद में अभी जल्दी जोड़ा। ठीक है, आधे अधूरे जो गीत पढ़े थे उनको पूरा किया। और उसके बाद तो ये मुझे याद है कि उस समय हमने ऑल इंडिया रेडियो पर शाहीमान का ये गीत पढ़ा था। और एक हमारे पड़ोसी थे, शराब पीते थे तो कभी कभी बहुत ज़्यादा पी लेते थे तो गिर पड़ते थे। तो मैंने एक व्यंग्य कविता लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां याद हैं क्योंकि एक बार मुझे डायरी मिल गई। बोतल शराब की इंग्लिश की लाया हूँ, क्यों में धक्कम धक्का करके पाया हूँ, लो जाम
मम्मी जी प्याले की चुस्की, चाचा जी मुर्ग मुसल्लम से, भाई जी बोतल की विस्की। तब राशन पानी लेकर के चढ़ बैठे बाबूजी मुझ पर, लेने शराब की बोतल को कैसे पहुंचा था ठेके पर। और फिर जैसे पिता का फर्ज होता है, समझाया उन्होंने कि यह गंदी चीज नहीं पीते, यह विष से अधिक भयंकर है, सर्पों से ज्यादा विस्तर है, कीचड़ से ज्यादा बदतर है। तो मैं बोला, मेरे भारत के कर्णधार नेता मस्ती में जीते हैं, दिन भर में 2-2, 4-4 बोतल शराब की पीते हैं, करते प्रचार मत पीने का, पर वे चुपके से पीते हैं, निश्चय इसमें अच्छाई है, वे अच्छाई में जीते हैं। फिर पिता की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं हो सकता। माना कि पीनी ठीक नहीं, पीनी बर्बादी करनी है, पर ना पीना भी देशभक्त नेताओं की तौहीनी है, क्योंकि वो कहेंगे कि हमारे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। बहुत बढ़िया। जो आपकी पूरी यात्रा में सबसे लोकप्रिय गीत या कविता जो इसको कह सकते हैं, वो क्या है? मेरा एक प्रेम गीत लोगों को बहुत पसंद आया था जी। हमारे कई मित्रों ने कहा कि आपके गीत तो सब ठीक है, लेकिन ये गीत उनको ज्यादा अच्छा लगा जी। और ये गीत लिखने का एक इतिहास है जी। मैं और विज्ञान व्रत जी ऑल इंडिया रेडियो पर कविता पढ़ने गए थे। जी जी। और जब हमने कविता पढ़ ली, हम और विज्ञान व्रत पहली बार एक दूसरे के साथ पढ़ रहे थे। जी। हमारी उम्र कम थी, हमसे विज्ञान व्रत जी कम से कम 20 साल 25 साल बड़े थे। तो उन्होंने जब मेरा गीत सुना तो कहने लगे, यार अच्छा लिखता है लड़का। हम बाहर निकले और दद्दा रमानाथ अवस्थी भी ऑल इंडिया रेडियो गए हुए थे, वो मेन चैनल पे थे और हम जो है वो विदेश प्रसारण पे थे। दोनों निकले, गैलरी में प्रणाम किया उनको। तो विज्ञान बद्दी ने कहा कि दद्दा ये त्रिपाठी है, ओंकार त्रिपाठी, प्रेम गीत अच्छे लिखता है। तो दद्दा ने तपाक से कहा, हाँ भाई त्रिपाठी प्रेम गीत लिखता है। तो मैं मुस्कुराया, हाँ दद्दा। उन्होंने कहा कभी लिखता है। मैं शर्मा गया, चुप हो गया। जा पहले प्रेम कर, उसमें डूब और उसके बाद गीत लिख। तब ठीक। उसके लगभग 1 साल बाद की बात है, मंडी हाउस में एक कार्यक्रम था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय विपक्ष के नेता थे, मैं उसका एंकर था। इंदिरा मोहन जी की पुस्तक का लोकार्पण था जी। और दद्दा, अवस्थी दद्दा भी उसमें इनवाइटेड थे। कविता का दौर चल रहा था, दद्दा ने अपनी कविता पढ़ी, उसके बाद दद्दा जाने लगे। तो मैंने कहा, दद्दा मैं ओंकार त्रिपाठी, ऑल इंडिया और विज्ञान व्रत आपसे मिले थे, और विज्ञान व्रत जी ने कहा कि दद्दा ये ओंकार त्रिपाठी है, प्रेम गीत लिखता है, अच्छे लिखता है। तो आपने मुझसे कहा था जा पहले प्रेम गीत लिख। तो दद्दा मैंने प्रेम किया, वो रुक गए, बाहर जाते जाते रुक गए। दद्दा मैंने प्रेम किया, मैं उसमें खूब डूबा और उसके बाद एक गीत लेकर आया हूं, मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। लौट आए, ऐसे साहित्यकार जी, थे जी, जी, जी। लौट आए, बैठ गए। फिर मैंने वो गीत पढ़ा। गीत का संदर्भ ये है कि आप किसी से प्रेम करते हो, लेकिन वो आपके प्रेम से संतुष्ट नहीं होता, उसे कम लगता है। उस पर ये गीत है, एक फूल ही नहीं दे दिया मधुबन का मधुमास तुम्हें, एक चंद्रमा नहीं दे दिया पूरा ही आकाश तुम्हें,
फिर भी तुमको रही शिकायत। बोलो क्या उपचार करूं? एक फूल ही नहीं दे दिया मधुबन का मधुमास तुम्हें, एक चंद्रमा नहीं दे दिया पूरा ही आकाश तुम्हें। बोलो क्या उपचार करूं? दीप शिखा पर जलने वाले कहते हैं सारे परवाने, मैंने नहीं त्रिपाठी जैसे देखे हैं अब तक दीवाने। चिर संचित अपने मानस का दे डाला कर्पूर सलोना, मैंने किया समर्पित तुमको हंसकर भावों का मृक्षोना। टुकड़े टुकड़े नहीं दे दिया पूरा ही उल्लास तुम्हें, सांसों का सौरभ दे डाला दिया सकल विश्वास तुम्हें, फिर भी तुमको रही शिकायत। और उसमें 2 पंक्तियां ऐसी थीं कि जीवन का साम्राज्य दे दिया। ये छंद मुझे बहुत पसंद था कि जीवन का साम्राज्य दे दिया, मुझ पर रहा न कुछ बाकी। तुम्हें सौंप दी सारी दौलत, गीत गजल और कविता की। साहित्यकार के पास इससे अधिक नहीं हो सकता। तुम्हें सौंप दी सारी दौलत, गीत गजल और कविता की, और उपमा रूपक यमक दे दिए सभी अनुप्रास तुम्हें। उपमा रूपक यमक दे दिए सभी अनुप्रास तुम्हें, सांसों का सौरभ दे डाला दिया सकल विश्वास तुम्हें, फिर भी तुमको रही शिकायत। और उसका अंतिम छंद सुनाता हूं। समर्पण की पराकाष्ठा कि मैं तुम में रच गया कि जैसे मेहंदी रचती हाथों में। जैसे मौसम बस जाता है तरवर के 9 पातों में, और मैं रुनझुन पायल की बनकर साथ तुम्हारे रहता हूं। जो कुछ तुम मुझसे कहती हो वही गीत में कहता हूं। तुमको चिंतन किया समर्पित और मधुर एहसास तुम्हें, अर्थ अनूठे सौंपे तुमको दिया शब्द विन्यास तुम्हें, फिर भी तुमको रही शिकायत। बोलो क्या उपचार करूं? तो ये प्रेम गीत लोगों को बहुत पसंद है। हमारे जो मित्र थे कहते हैं कि इसमें मतलब जो शब्द चयन है, जो आपकी कल्पना की उड़ान है, प्यार तो सब करते हैं और समर्पण भी सब करते हैं और शिकायत भी होती है, लेकिन जिन शब्दों में आपने कहा है ये शब्द बहुत कम लोगों के पास कहने के लिए होता है। तो ये अच्छा, वाकई बहुत अच्छी रचना आपने सुनाई और मुझे भी ये सुनने का सौभाग्य मिला। सामान्यतः एक कवि को, एक गीतकार को, एक साहित्यकार को, एक शब्द रचना करने वाले व्यक्ति को एक लालसा रहती है, खास करके उन दिनों में जब आप कोई रचना प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं, तो ये रहता है कि हमने लिखा और लिखने के बाद किसी को सुनाओ, कोई सुने और उस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दे या वाहवाही दे। अब तो काफ़ी लंबी यात्रा हो गई आपकी, क्या आज भी आप इस दौर से गुजरते हैं? जी, मेरा मानना है कि 1 और 1 11 होते हैं। जी, हम कोई रचना करते हैं तो मैं अपनी रचना को बार बार देखता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, और जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक वो मेरे कहीं किसी कॉपी के किसी पन्ने पर पड़ी। मेरे पास 12-14 कापियां, कोई कहीं पड़ी है, कोई कहीं पड़ी। मैं उसको फेयर तब करता हूँ जब मैं संतुष्ट हो जाता हूँ कि अब मैं इससे संतुष्ट हूँ। उसके बाद मित्रों में जब मैं सुनाता हूँ तो अपनी नई कविता सुनाता हूँ तो इसलिए सुनाता हूँ कि अगर उन्हें कहीं कुछ खटकेगा तो वो बताएंगे। और हमारे मित्र हैं, कुछ प्रबुद्ध हैं, जैसे डॉक्टर राजीव कुमार पांडे हैं, विनय विक्रम जी हैं, शिव कुमार बिलगरामी हैं, या डॉक्टर अलका शर्मा है,
या इंदिरा जी हैं, मैं इनके साथ बात करता हूँ, जिनको मैं मानता हूँ कि मतलब ये अच्छे रचनाकार हैं। या हमारे एक गांव के अनुज थे, वो प्रिंसिपल थे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको मैं रचना सुनाता था। तो रचना पर चर्चा भी होती है। कई बार मित्र प्रश्न करते हैं कि ये लाइन मतलब इसमें आप क्या कहना चाहते हो, तो बाकायदे मैं बताता हूं कि क्या कहना जी। इस पुस्तक की समीक्षा हो रही थी तो एक प्रश्न आया था कि एक गीत है, उसमें है कि भावों के बंजारे खत पढ़ निष्ठाहीन ईड़ा को तजकर फिर श्रद्धा के कंत हो उठे प्रण फिर से जीवंत हो उठे। तो प्रश्न आया कि ये लाइन नहीं समझ में आ रही है, आप आज और यहाँ अपने संबोधन में चाहें तो आप इसको समझाएं मुझे, नहीं तो इसको आप बाद में जब आप सुविधाजनक। तो ईड़ा और श्रद्धा हमने कामायनी से लिया है। कामायनी में जो इनका चरित्र है वही मैंने यहाँ जो है बताने की कोशिश की। तो कहने का मतलब है कि चर्चा तो होती है, और मैं इसे मानता हूं कि कविता हृष्ट पुष्ट है या उसमें कुछ कमी है, उस पर विचार किया जाना चाहिए, और उसे अगर कुछ कमी दिख रही है, मित्रों ने जो सुझाव दिया है उस पर चिंतन करना चाहिए। जी, जी। अगर आपको लगता है कि वो प्रासंगिक है, समीचीन है, जी। तो उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। जी, जी। और अगर नहीं लगता है, क्योंकि सबके अपने अपने तर्क होते हैं, बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि वो तर्क आपने जो कहना चाहा है उससे अधिक समीचीन सटीक है, तो उसको शामिल कर लीजिए, नहीं तो आप। लेकिन चर्चा से चीजें कुछ उभर के आती हैं, निखरती है उससे। हाँ। और वास्तव में कविता वो नहीं है जो आप कह लेते हैं। जी। आज की समस्या ये है कि लोग मंचों की तरफ जाना चाहते हैं। जी। पिछले मुझे लगता है कि 30-40 वर्षों से साहित्य मंचों से गायब हो गया। जी। जब से गोपाल प्रसाद व्यास जी ने मंच संभाला, हास्य और व्यंग वो लेके आए, और कई जगह पसंद नहीं किया गया, कई जगह विरोध भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे हास्य। मुझे याद है कि बचपन में हम नाटक देखते थे, रामलीला देखते थे, तो उसमें हंसाने के लिए विदूषक आते थे, हम लोग जोकर कहते थे, विदूषक, जोकर, या और भी जगह कई जगह अलग अलग शब्द हैं जी। तो वो उस गंभीरता को कम करने के लिए होते थे, प्रसन्न के रूप में। जी, फिलर के रूप में। हाँ, फिलर के रूप में। तो फिल्मों में भी आजकल ये देखिए आपको मिलता है, हास्य कलाकार होते हैं, कुछ न कुछ फुट डालते रहते हैं ताकि आदमी बोर हो। तो अब मंचों पर जो हास्य वाला है, चुटकुला सुनाता है, वो कवि है, और जो साहित्य है वो गायब हो गया। जी। पिछले 30-40 सालों से तो कविता तो जी सही कह रहे हैं, मंचों से चली गई। लोग, आज के लोग उसी तरफ भाग रहे हैं। जी। कुछ लिखा और अपने लेखन को संपूर्ण मान करके, और किसी से चर्चा भी नहीं करते, किसी से सुझाव भी नहीं लेते, और 2-4 लोगों ने, 10 लोगों ने या फ्रेंड सर्कल ने उसको लाइक्स दे दिया, ठीक है। वास्तव में कविता शब्दों से परे जाकर कुछ कहने का नाम। जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुरू के दिनों में जब लोग रचनाएं करते थे तो एक दूसरे को सुनाते थे, उसमें सुधार करते थे, और ख़ास करके अगर गीत है तो उसमें शब्द विन्यास और मीटर उसका पूरा ध्यान रखते थे कि वो
और आजकल एक व्हाट्सएप का जो युग आ गया है, उसमें कई बार जो है जो लिखने वाले हैं वो उन्होंने शेयर किया, सामने वाले ने एक फॉर्मली औपचारिक रूप से उसको लाइक कर दिया और उसको वो अपने मान लेते हैं कि ये बहुत ये है, और किसी को कहें तो वो नाराज़ भी हो जाते हैं। लेकिन इससे नुकसान साहित्य को हुआ है, सृजन को हुआ है। आपकी कविता में, आपकी ये जो किताब है इसमें मैंने 3-4 कविताएं देखी हैं। इनमें मित्रों ये त्रिपाठी साहब की हाल में ही ये काव्य संग्रह आया है, ये किताब आई है गीत गोदावरी, और इसका कलेवर मुझे बहुत अच्छा लगा है। और इसमें बहुत सारी आपकी जो गीत हैं वो हैं इसमें संकलित हैं, और इसको पढ़ा जाए तो समय लगेगा, मगर मुझे जो इसमें कई कविताएं दिखी हैं उसमें आप रानी से संबोधन कर रहे हैं। जो शीर्षक है उसमें 3 कविताओं में रानी करके आ रहा है। ये किस संदर्भ में? ये प्रेम गीत, प्रेम से जुड़ी हुई कविता है। मेरा मानना है कि प्रेम जीवन का अभिन्न अंग है। जी जी। इसमें खास तौर से हमने जीवन और जीवन में प्रेम, इससे जुड़ी हुई 2 तरह की रचनाएं, और इसीलिए इसका नाम गीत गोदावरी। जी। प्रेम जीवन में बहुत पवित्र जी भाव है, भावना है। वो अलग बात है कि लोगों ने उसे बाजारू बना जी दिया जी है। जी हाँ, वो त्रिपाठी साहब से बात करने का अभी और मन कर रहा है, लेकिन समय का भी ध्यान रखना है। फिर किसी और दिन हम इनसे दोबारा चर्चा करेंगे और आप तक इनकी बातों को लेकर आएंगे। ढूंढेंगे कोई जमीन, ढूंढेंगे कोई आसमान, गाएंगे कोई गीत नया, छेड़ेंगे फिर से सृजन तान। फिर किसी और दिन किसी और शख्सियत के साथ हम बातचीत करेंगे, आपसे रूबरू कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। अपने आसपास किसी को आपकी सहायता की जरूरत हो, उनकी सहायता कीजिए। किसी का मार्गदर्शन कर सकें तो जरूर करें। नमस्कार।